यस। तो आई होप मेरा जो स्क्रीन होगा आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार जल्दी से बताइए मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर। हाँ, थैंक यू। तो जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं कराया था आप लोगों को, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बता भी दी थी कि किस हिसाब से ये कहने का मतलब है कि मेडिवल का जो टाइम फ्रेम है उसकी शुरुआत की गई थी, कौन कौन से डायनेस्टीज़ उभर करके आए थे। उसी के साथ ही साथ रैंक्स की बातें मैंने करी थी कि दीवान से जितने भी रैंक उभर करके आएंगे आपके क्वेश्चन में या फिर कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो दीवानी रियासत हो, दीवाने कोही हो, इन सब की चीज़ें करवाते करवाते के साथ ही मैंने मोहम्मद घोरी का और महमूद ऑफ गजनी का, इन दोनों के बीच में क्या क्या एक कहानी के तौर पे चीज़ें समझाई थी कि कौन पहले आया था। उसके बाद वहाँ सीरिया में क्या सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद धक्का दे दिया गया था अफ़गानिस्तान में हमारे घोरी भाई को। तो ये सारी चीज़ें बताने के साथ ही साथ वहाँ का जो राजा हुआ करता था सेल्जुक जिसका नाम हुआ करता था, वहाँ पर ये चीज़ें चलती थी। तो इन सब के साथ ही साथ कल की क्लास वैसे थोड़ी इम्पोर्टेंट भी थी, इसलिए मैं ये थोड़ी आपको आप एब्सेंट थे इस वजह से हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ। इसी के साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जितना भी एक डायनेस्टी उभर करके आए थे, चाहे 5 डायनेस्टी के बारे में बातें की जाए, तो वहाँ पर चीज़ें कुछ इस हिसाब से आई थी कि जिस हिसाब से मूवी में जो डायरेक्टर होता है वो अपने कास्टिंग क्रू टीम से अ, दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाता है, बता देता है कि इस फिल्म में कौन से हीरो होने वाले हैं, कौन सी हीरोइन होने वाली है। उसी के साथ ही साथ मैंने भी क्या किया था, दिल्ली सल्तनत के 4 जो मेन मेन राजा हैं उनके बारे में, या फिर आप कह सकते हैं शासक हैं, उनके बारे में चीज़ें बताई थी। और ये कहा था कि इसके अलावा किसी और के बारे में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि चीज़ों को लिमिटेशन में पढ़ाना मेरा काम है। और हमारा भी यही मोटो है, रिलेवेंसी का और क्वालिटी का और सिंप्लीफिकेशन का। तो दिल्ली सल्तनत में जो हमारे 4 उभर कर के राजा आए थे, एक था इल्तुतमिश था, दूसरा बलबन हुआ करता था, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, और उसी के साथ ही एक पांचवा आते हैं, 5 हैं। तो ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के तौर पे चीज़ें उभर कर के आई थी। इससे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में अगर 5 हमारे पास अलग अलग वंश उभर करके आए थे, तो हमारे पास सिर्फ 5 ही ऐसे राजा हैं, 5 ही ऐसे शासक हैं जिनके जिनके ऊपर सवाल कभी भी यूपीएससी उनके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के ऊपर या फिर उनका क्या इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर सोसाइटी वगैरह आ सकता है। इन्हीं के अलावा और कहीं भी ये मान करके चलिए बाकी रजिया सुल्तान के बारे में कभी नहीं पूछेगा। फिर आप इसका ये लगा सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, या फिर इसके अलावा जितने भी किंग हैं, चाहे वो हर एक डायनेस्टी के बारे में बातें की जाती हैं, यही मेन हमारे सामने उभर करके आते हैं। तो इन सब के साथ ही मैंने आज से मुझे दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम स्टार्ट करवाना था, और उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी, क्या क्या उन्होंने काम किया था, एक एक करके सारी चीज़ें मैं बताता जाऊंगा। तो आई होप ये सारी चीज़ों में किसी को कहीं पर भी कोई सा भी डाउट नहीं होगा। अगर है तो बताइए, नहीं है तो मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं, और आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। चीज़ें किस हिसाब से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से हुआ था, और मेन हमारा प्रीलिम्स के हिसाब से कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, कल की क्लास में मैंने बुक्स भी करवाए थे, 4-5 किताबें भी करवाई थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, चाहे अल बरूनी के द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई थी। इसी के साथ ही साथ उन सबको लेकर के टेंशन मत लीजिए, मैं चीज़ें फिर से भी करवाता हूँ और बार बार करवाता हूँ ताकि रिवीजन के तौर पे चीज़ें आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं बातें करूँ तो जो भी क्वेश्चंस प्रीलिम के हिसाब से बनेंगे वो तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन जो मेंस के हिसाब से भी बनते जाएंगे ना दोस्तों, क्योंकि जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे चीज़ें हमें समझ में नहीं आने वाली हैं। उस और कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चन हैं वो लग नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से ज़्यादा मार्जिन मैं इसका ही रखता हूँ, लेकिन ये भी कम से कम 20-30% समझाते समझाते आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों चीज़ों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनते जाइएगा कि उसमें से 5 डायनेस्टी थी। और कौन कौन सी डायनेस्टी हुआ करती है? संस्कृत,
SKTSL कौन कौन सी हुआ करती है? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये क्रम आप लोग अब कभी नहीं भूलिएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता है, इन पांच डायनेस्टीज़ में से दोस्तों, चार डायनेस्टी जो हमारे हुआ करते थे वो तर्किश हुआ करते थे, यानी उनका जो संपर्क हुआ करता था वो तर्की वगैरह से हुआ करता था। उसी के साथ ही सिर्फ एक डायनेस्टी हमारे पास उभर करके आई है जो कि लोधी डायनेस्टी हुआ करती थी। उनका जो संपर्क है, उनका जो संबंध है ना दोस्तों, वो अफ़गानिस्तान से, या फिर वो लोग अफ़गान हाँ हाँ, उनका उनका ये मानना है कि ये लोग अफ़गानी हुआ करते थे, बाकी जो लोग हैं वो तर्किश हुआ करते थे। तो ये चार डायनेस्टीज़ में से ज़रा याद रखिएगा कि दोस्तों, MCQ के तौर पे अगर क्वेश्चन आता है कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा वंश हुआ करता था जो कि टर्किश नहीं हुआ करता था, तो लोधी इज़ द राइट आंसर। या फिर इनमें से कौन सा डायनेस्टीज़ है, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, स्टेट PCS के हिसाब से अगर बातें किया जाए, या फिर UPSC में भी अगर आए, जैसे सवाल आ जाए आपका स्लेव डायनेस्टी, ऑप्शन ए में स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, फिर ऑप्शन 2 में लोधी डायनेस्टी है, मतलब इस हिसाब से अगर सवाल आएगा तो लोधी जो डायनेस्टी है वो सबसे अलग है, क्योंकि उनका जो ताल्लुक हुआ करता था वो अफ़गानिस्तान से हुआ करता था, और ये मान करके चलिए अफ़गान लोग वो लोग हुआ करते थे। इसी के साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, तो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्लेव डायनेस्टी में मैं बातें करूं आप लोगों से, तो स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको करवाई थी, कौन सा राजा कब आया था और कब उसका टाइम फ्रेम हुआ करता था, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 2 क्लासेस में मैंने करवाया था। आप अब जो क्लास चलेंगी दोस्तों, इसमें मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और उसी के साथ ही जितनी भी कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं वो करवाते करवाते के साथ ही आगे बढ़ूँगा। और कोशिश करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि रट्टा मारिएगा, कोशिश करिएगा कि जो भी डेट आपके सामने उभर करके आ रहा है या फिर आपके सामने टाइमलाइन उभर करके आ रहा है, इसको दिमाग में रखने का। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें याद ही करना है आपको, बस एक याद रखिएगा। इसका संबंध 1206 से जो शुरुआत हुआ था, दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम, वहाँ से रखिएगा। तो अब हम ममलूक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, और ममलूक डायनेस्टी में क्या कहा जाता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं पहले, और मैंने ये भी बताया था कि किस हिसाब से घोरी जो हुआ करता था उसको इंडिया नहीं आना था। क्यों नहीं आना था, मतलब इंडिया आना तो था लेकिन इंडिया पर रूल नहीं करना था। इसका भी रीज़न मैंने कल की क्लास में बताया था, क्योंकि अगर वो चाहता तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, PRC को हराने के बाद में वो सीधा इंडिया पर रूल कर सकता था, लेकिन वो फिर अपने देश क्यों गया, इन सारी चीज़ों पर मैंने बातें करी थी। तो कल की क्लास थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी। इसी के साथ ही आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग ये जानते होंगे वो अपने मन में ही चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, काफ़ी फ़ायदा मिलता है इन सारी चीज़ों से दोस्तों। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में अब बातें करते हैं। ममलूक डायनेस्टी हो गया, 1206 से लेकर के 90 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता था। तो पहला राजा हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक उभर करके आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बातें की जाती हैं तो 1206 से लेकर के 1210 तक का जो टाइम फ्रेम होता है दोस्तों, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का होता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक है तो कुतुब से कुतुब, आप लोगों को पहला यही पता होगा कि कुछ ये जो रिलेशन है कुतुब मीनार से रखता है। यानी आप लोगों को अगर मान करके चलिए पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कभी भी जब इसका नाम पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों को ऐसा लगा होगा ज़रूर कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो संपर्क है वो कुतुब मीनार से है। बिल्कुल है दोस्तों। इसी के साथ ही ये कहाँ पर है, महरौली में है। अब ये क्या है, ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों। कुतुब मीनार पर क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो ये किस जगह पर है, तो ये महरौली में बसा हुआ है। उसी के साथ ही साथ इसको किसने बनवाया था दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको किसने बनवाया था, ये सारी चीज़ें याद, ये सारे जो सवाल हैं वो आते हैं, लेकिन आज के बाद जो डाउट है वो आप लोगों का यहीं की यहीं क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो बेसमेंट हुआ करता था, ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, इसका जो बेसमेंट बनाया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है। इसी के साथ ही आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कभी भी आया होगा या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुतुब मीनार, या फिर किसने कुतुब मीनार बनवाया, तो बहुत लोग इल्तुतमिश भी कहते हैं। इसी के साथ ही होता क्या है, आज के बाद आप लोगों को ये डाउट उभर करके नहीं आएगा, तो उसका जो बेसमेंट हुआ करता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। उसी के साथ ही साथ जो उसका 3 फ्लोर बनाया गया था,
मतलब बाद में जब कभी बना, इस पे काम चलने की शुरुआत की गई थी, तो 3 फ्लोर जो उसके हुआ करते थे वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। उसी के साथ ही साथ 4 और मतलब 4th और 5th फ्लोर जो हुआ करता था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। आई होप अब ये जो डाउट है वो आप लोगों के मन में नहीं होगा, लेकिन ये मान करके चलिए अब आप ये डाउट होगा कि सर अगर ओरिजिनल पूछा जाए तब कौन लिखिएगा, कौन सा लिखिएगा, और ऑप्शन में तीनों ही दे रखे हो। अगर उस टाइम में सिचुएशन ऐसा आएगा नहीं दोस्तों, अगर आता भी है तो इल्तुतमिश ही लगाइएगा। लेकिन अगर रियल फाउंडर पूछे तब आप लोग बेसमेंट की जिसने निर्माण करवाई, या फिर ऐसे क्वेश्चन आया कि रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक को लगाइएगा। इसी के साथ ही साथ ज़रा ध्यान देते जाइए दोस्तों, उसी कुतुब मीनार के ही पास में अलाई दरवाज़ा है। आप लोगों ने सुना होगा अलाई दरवाज़ा का नाम। तो अलाई दरवाज़ा के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, कि ये दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। मतलब हमारे AK-47 भैया हुआ करते थे, इन्होंने इस चीज़ का निर्माण करवाया था। तो ये मान करके चलिए वहाँ पर कुतुब मीनार का ही एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता है। आप ये कह सकते हैं कि उसी के कैंपस में ही ये बसा हुआ है, बनाया हुआ है। और ए अलाई दरवाज़ा वॉज एडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ये याद रखते जाइएगा। तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों, कुतुब मीनार कितना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक युग में मतलब हर एक डायनेस्टी के जो भी लोग हुआ करते थे उन्होंने अपना जो योगदान है हमारे कुतुब मीनार में दिया था। इसी के साथ ही साथ कुतुब मीनार वॉज द, आप ये कह सकते हैं कि कुतुब मीनार वॉज द फर्स्ट इंडियन मॉन्यूमेंट जो कि किसी इस्लामिक मेथड से बनाया गया है। क्लियर है दोस्तों। उसी के दौरान हमारे कुतुब मीनार के ही दौरान सूफ़ी सेंट जो हुआ करते थे, देखिए सूफ़ी सेंट वगैरह जो हुआ करते थे, चाहे चिश्ती का नाम ले या फिर ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन, इन सारी चीज़ों की जो जिक्र होगी, बातें होंगी, वो सूफ़ी पर जब मैं आऊँगा बहुत ही आराम से इन सब चीज़ों को करवाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो सूफ़ी सेंट हुआ करते थे, क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन से जो सूफ़ी सेंट हैं, इनका जो आप देख सकते हैं कि एक शुरुआत है या फिर इनका जो कार्यकाल है, वर्क टाइमलाइन है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में हुआ करता था। तो वहाँ पर जो हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब इसको याद कैसे करना है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम है, कुतुब मीनार अपना भाई बनवा रहा है, तो वहाँ पर जो सूफ़ी सेंट होंगे उनका नाम भी कुतुब मीनार होगा। हमें ये नहीं देखना है आगे पीछे क्या है, बस हाँ अगर याद रखना है तो कुतुबुद्दीन काकी याद रखिएगा, बख्तियार वैसे ही याद हो जाएगा क्योंकि वो भी बख्तियार खिलजी के नाम से आप लोग आगे पढ़िएगा, चीज़ें किस हिसाब से आगे आई थी। तो कुतुब मीनार को लेकर के या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के किसी के भी मन में कोई सा डाउट होगा, या फिर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड किसी के भी मन में कोई सा डाउट होगा, तुरंत माइक ऑन करके पूछते जाइएगा। इसी के साथ ही साथ हम आगे देखते हैं कि 2 मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था, मतलब 2 मॉस्क्यों का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ गया था। अब वो कौन कौन सा हुआ करता था दोस्तों, पहला हमारा आपने सुना होगा 2.5 दिन का झोपड़ा। क्लियर है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कहाँ पर है, अजमेर में है। ये जो मस्जिद है इनके द्वारा बनाया गया था। दूसरा जो मस्जिद इनके द्वारा बनाया गया था उसका नाम हुआ करता है क्यूवत उल इस्लाम। लिखते जाइएगा ये सारी चीज़ें दोस्तों, वैसे नोट्स में मैं दे ही दूंगा लेकिन फिर भी लिखते जाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा और रेलिवेंसी आप लोगों को दिखाएगा, चीज़ें जल्दी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो कुव्वत उल इस्लाम का जो हमारा मस्जिद हुआ करता है वो हमारा दिल्ली में हुआ करता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत फेमस है दोस्तों ये मस्जिद, और आप लोग जानते होंगे, फेमिलियर होंगे इसके नाम से। और तो ये हमारा अजमेर में बसा हुआ है। इसी के साथ ही साथ देखा क्या जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा चीज़ें कुछ इस प्रकार दी गई थी कि उनको हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब ये लाख बख्श का नाम खुद है, बख्श का मतलब होना है किसी को छोड़ देना, तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि गिवर्स ऑफ या फिर गिवर ऑफ लाख्स, मतलब लाखों लोगों की जान बचाई या फिर लाखों लोगों को रखा। तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने उभर कर के आई थी। अब ज़रा किताबों के बारे में बातें करते हैं दोस्तों। किताबों के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आते हैं, इधर रिसेंट साल में 1-2 साल तक मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ जो सवाल हैं वो किताबों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।
इवन अगर कोई टीईटी का पेपर भी दे रहा होगा, यानी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उनमें भी मेडिवल से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बुक्स पर ही ध्यान दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो बुक्स को छोड़ना मैं तो नहीं समझता कि समझदारी वाला काम है। 2-3 किताबें लिखी गई हैं, उसको बस साइड साइड में लिखते जाइएगा और इम्पोर्टेंट में लगाते जाइएगा। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ इस हिसाब से आई हैं। एक जो राइटर हमारे पास आता है, मैं अगले पेज में इसको लिख देता हूँ। एक जो राइटर हमारे पास आता है उसका नाम होता है हसन उन निज़ामी। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, और अगर नहीं सुना होगा तो आज के बाद आप लोग नहीं भूल पाइएगा। तो हसन उल निज़ामी ने क्या लिखा था दोस्तों, इन्होंने तज उल मासिर लिखा था किताब। इसी के साथ ही दूसरे राइटर के बारे में मैं अगर बातें करूं तो ये फारूकुद्दीन हुआ करते हैं, FAKHRUDDIN। इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों, इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही, याद रखिएगा दोस्तों, ये किताब का नाम, इन किताबों का नाम हल्का सा अजीब लगेगा, लेकिन 2 ही किताब है दोस्तों, और अभी इन दोनों किताबों पर कभी भी कोई सवाल आएगा वो फंसेगा नहीं, ये मैं आज के बाद आप लोगों को गारंटी देता हूँ। क्योंकि जो ये दोनों किताब है, इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में और कोई भी किताब में या फिर राइटर का जो जिक्र है वो किसी भी किताब में नहीं दे रखा है। अब उसके डेथ पर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि जी बताइए बताइए। ये तारीख के बाद क्या लिखा है? ये लिखा है ये मुबारक, ओके। MUBARAK, तारीख ए मुबारक शाही। क्लियर है? तो अब इसके मैं आगे बढ़ता हूँ, आपने लिख लिया होगा। तो ये फारूकुद्दीन के द्वारा लिखा गया था, और उसी के साथ ही क्या देखा जाता है, कुतुबुद्दीन के डेथ पर सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो किसी वॉर में नहीं हुई थी दोस्तों। और किसी भी अगर शासक की मृत्यु अगर वॉर में नहीं हो तो वो उस पर सवाल आने ही आने हैं। अब जैसे इन फ्यूचर आप लोग औरंगज़ेब का देखिएगा, तो इसी हिसाब से कुतुबुद्दीन का जो डेथ हुआ करता था दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते टाइम में हुई थी। याद रखते जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा शासक है, इनमें से कौन सा शासक है जिनकी मृत्यु लड़ाई के टाइम में, वॉर टाइम में नहीं हुई थी। तो उसका जो आंसर होगा वो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नॉन ऑफ दीज लगा करके आगे बढ़ जाइएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ही डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक पर अब कभी भी कोई सवाल आएगा वो फंसेगा नहीं, मैं ये जानता हूँ दोस्तों। इसी के साथ ही अगले किंग, सॉरी वो किंग नहीं थी, वो थी क्वीन, नहीं नहीं ये किंग था इसके बाद, इल्तुतमिश के बाद में। अब ये मान करके चलिए, पहला हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी के बाद ही हमारा इल्तुतमिश था, उसके बाद रजिया सुल्तान आई थी। तो मैं कंफ्यूज हो गया था रजिया सुल्तान में। तो अभी हमारे पास, अब भी बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इसका जो टाइम फ्रेम हुआ करता है वो 1210 से लेकर के, आप ये आइडिया लगाते हैं कि 1235 तक का टाइम फ्रेम उभर करके आता है। इसमें क्या देखा जाता है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम इल्तुतमिश के बारे में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें आती हैं। दिल्ली को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला बंदा यही था, यानी कि दिल्ली आते के साथ ही इसने जो अपना कैपिटल है वो दिल्ली बना लिया। इसी के साथ ही इससे पहले जो कैपिटल हुआ करता था वो लाहौर हुआ करता था, याद रखिएगा दोस्तों। तो ही मेड दिल्ली एज अ कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। इसी के साथ ही अब सवाल आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली। तो जो आंसर होगा वो इल्तुतमिश ही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उसी के साथ ही साथ अगला जो इसका काम है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि वो हमारे 5 हीरोज़ में से एक है, मतलब 5 हीरोज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत में से एक है। इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें मैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें बताते जाऊंगा। इन 5 के अलावा आने वाला नहीं है दोस्तों, याद रखते जाइएगा। इस वजह से मैं और दूसरे जितने राजा हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा जाता है कि ही मेड द दिल्ली एज अ कैपिटल, और ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली। उसी के साथ ही साथ अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ही अपॉइंटेड, क्योंकि मैंने बातें करी थी उसके, अगर याद होगा आप लोगों को, उसने एक 40 का जो सिस्टम है वो बनाया था। अब ये 40 का जो सिस्टम है दोस्तों, क्या हुआ करता था, इनके कोर्ट में, मतलब कोर्ट में ये कहने का मतलब इनका जो राज्य हुआ करता था, इसमें ये 40 लॉयल लोगों को रखते थे।
और वो जो लॉयल लोग हैं वो इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी हो गया, असेंबलीज हो गया, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, उनको ये 40 लोग देखा करते थे, या फिर इनके ही चीज़ों से, इनके ही एडवाइस से चीज़ें आगे बढ़ा करती थी। तो ये जो 40 का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा लाया गया था। और फिर जो एक सवाल आएगा कि इस 40 का जो सिस्टम है वो किसने तोड़ा था, तो बलबन ने तोड़ा था। ये सारी चीज़ें भी मैं आगे बताऊंगा, और ये कल भी बताई थी मैंने। तो अब ये मान करके चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हो रही हैं और चीज़ें कुछ इस हिसाब से आ रही हैं कि वहाँ पर 40 का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग चालीसा लिखते हैं, CHALISA, इसी के साथ ही ये कह सकते हैं कि 40 लॉयल नोबल लोग हो गए। और इन्हीं के साथ एक हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है उलेमा का, ULEMA। अब ये क्या होता है दोस्तों? उलेमा का जो सवाल है वो कुछ इस हिसाब से आता है कि कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर्स को बोलते हैं। ये सब जितने भी टर्म्स हैं ना दोस्तों, इन सारी चीज़ों को लिखते जाइएगा बेशक, या फिर अपने मन में बिठाते जाइएगा, क्योंकि टर्म से सीधा ही क्वेश्चन आते हैं। और जो जो लोगों ने पहले नहीं सुन रखा होता है यूपीएससी, उससे ही क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चीज़ें हमारे सामने इस हिसाब से आती हैं। इन्होंने अपने टाइम में, जब ये इंडिया का राजा बन गया, जब इसने चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया, एक तरह से यही मैं कहूँगा, तो इसने एक मंसूर, यहाँ पर मंसूर किसको कहते हैं दोस्तों? एक ट्रिब्यूट को कहते हैं, मतलब सलामी के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इसने क्या किया, एक मंसूर को खलीफा भेजा। अब ये खलीफा क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड हिस्ट्री में खलीफा का जिक्र सबसे ज़्यादा है, कि आप लोगों ने कंस्टेंटिनोपोल का नाम सुना होगा, लोग वहाँ से मूव करके आए थे, तो जो तुर्की में है, तो मंसूर या फिर एक ट्रिब्यूट को इन्होंने खलीफा भेजा कि चीज़ें अब हमारे हिसाब से हो गई हैं, या फिर अब आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, कुछ इस हिसाब से चीज़ें आती हैं। इसी के साथ ही साथ इनका, अगर याद होगा आप लोगों को कल की वो क्लास, तो इनके जो पोस्ट में, या फिर इनका जो एक राज्य का एक ऑफिसर हुआ करता था जो कि फाइनेंस से ताल्लुक़ रखता था, उसका क्या नाम हुआ करता था दोस्तों? दीवान ए विराजत, WIZARAT, विजारत। दीवान ए विराजत एक पोस्ट है जो कि फाइनेंस को देखता था। वो इनके ही टाइम में उनका जो बना निर्माण किया गया है वो कुछ इस हिसाब से उभर करके आई हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके ही टाइम में देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आपको कल की भी क्लास याद होगी, इन्होंने एकतादारी सिस्टम को लागू किया था। अब ये एकतादारी सिस्टम क्या होता है? IQTADARI। एकतादारी सिस्टम क्या होता है दोस्तों? बेसिकली कहते क्या है, एकता का मतलब होता है वो स्ट्रेंथ वाला नहीं, एकता में बल है वो वाला नहीं। यहाँ पर जो एकता का मतलब होता है मेजर ऑफ लैंड, यानी लैंड का मेजरमेंट, कुछ इस हिसाब से आती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये इनके टाइम में नॉन हेरिडेटरी हुआ करता था, लेकिन एक शासक है, इन्हीं 5 में से एक मैं बताऊंगा आगे, जिनके टाइम में ये जो सिस्टम है एकतादारी सिस्टम, और मैंने कल भी बताया था कि वो हेरिडेटरी वो लागू कर देता है। और कौन हुआ करता है ज़रा सोचिएगा, तुगलक में से ही हुआ करते थे या बलबन हुआ करते थे, आप ज़रा सोचिएगा। तो इनके टाइम में जो एकतादारी सिस्टम हुआ करता था वो नॉन हेरिडेटरी हुआ करता था। इसमें क्या देखा क्या जाता है कि चीज़ें इस हिसाब से आगे बढ़ती हैं कि एकतादारी सिस्टम को ज़रा फिर से एक बार मुझे लिखने दीजिए, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकतादारी के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों? देखिए, मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी लैंड का जो मेजर है हमारे सामने उभर करके आया। इसमें कुछ यूनिट्स होते हैं कि कुछ सवाल आते हैं टर्म्स पे, अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो एकता का जो इंचार्ज होता है, मतलब ज़मीन का मेजरमेंट का जो इंचार्ज होता है, उसको हम लोग एकतादार कहते हैं। यहाँ पर आप लोग यूनिट लिख लीजिए, यहाँ पर आप लोग रैंक्स लिख लीजिए या इंचार्ज लिख लीजिए। तो एकता का जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष होता है वो एकतादार होता है। उसी के सामने अगला यूनिट हमारे पास SHIQ, शिक के नाम से एक आता है। अब ये क्या होते हैं दोस्तों? इसके जो इंचार्ज हुआ करते हैं वो शिखदार ए, मतलब SHIQDARI -SHIQDARI
DARAN, शिख दरन। अब ये लोग कौन हुआ करते हैं, अभी आगे देखते हैं। तो उसी के साथ ही आप लोगों ने यूनिट सुना होगा। बेसिकली ये सब जो यूनिट है लैंड को मेजरमेंट करने का काम आता है। अगला जो नाम है आप लोगों ने सुना होगा, परगना जिसे कहते हैं, PARGANA, परगना कहते हैं। और परगना के जो इंचार्ज हुआ करते हैं वो SIQDAR, शिखदार हुआ करते हैं। उसी के साथ ही अगला जो यूनिट आता है वो गांव का यूनिट आता है, GAON। अब इनके जो अध्यक्ष हुआ करते हैं, इनके जो इंचार्ज हुआ करते हैं, उनको हम लोग चौधरी के नाम से बुलाते हैं, CHOWDHURY। अब ये याद रखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। गाँव में लोग कहते हैं कि चौधरी है, ये है, वो है, तो चीज़ें इस हिसाब से याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा फेमिलियर है। फिर परगना आता है। एकता सिस्टम हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम लॉन्च हुआ था। और सिख का जो नाम है दोस्तों ये थोड़ा अजीब है, और इसे शिखदार शिख दरन, जो इसका इंचार्ज का पोस्ट है वो हम इस नाम से जानते हैं। आई होप इसमें चीज़ें कंफ्यूज आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर रही होगी। तो चीज़ें मैं बहुत ही आराम से लेकर के जा रहा हूँ, नहीं समझ आएगा तुरंत पूछिएगा दोस्तों। इसी के साथ ही साथ अगले लैंड की बातें होती हैं जिसे हम लोग खालिशा लैंड के नाम से जानते हैं। खालिशा लैंड के नाम से हम जानते हैं। अब ये इस लैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ज़मीन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान हो। यानी कि जो ज़मीन हमारा, ये कह सकते हैं कि आप ऐसा लिखिए कि द लैंड विच डायरेक्टली कंट्रोल अंडर द सुल्तान ऑफ दैट टाइम, ऐसा कुछ लिख लीजिए। तो जिस ज़मीन के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो जिसका कंट्रोल, उस ज़मीन का जो कंट्रोल है वो सीधा जो कनेक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं उस पर डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो हमारे सुल्तान का हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ एकता लैंड कौन से हुआ करते थे दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। और मिलिट्री ऑफिसर्स को अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पिछली ही स्लाइड में बताई थी कि इनको हम लोग एकता दार्स के नाम से जानते हैं। तो जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको एकता दार्स भी कहा जाता था। इसी के साथ ही अगला जो लैंड आता है उसको हम लोग इनाम लैंड जानते हैं। अब इनाम से मतलब क्या होता है दोस्तों, INAMLAND। इनाम का मतलब आप लोग कह सकते हैं रिवॉर्ड, लेकिन यहाँ पर वो रिवॉर्ड नहीं है। यहाँ पर एक तरह से ये जो रिवॉर्ड है वो चैरिटी है। और चैरिटी हम लोग किसे देते हैं, कि जो भी वहाँ के रिलीजियस लीडर हुए। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रिलीजियस लीडर के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इनाम लैंड वो लैंड हुआ करते हैं जो कि हम किसी रिलीजियस लीडर को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब बातें करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आते हैं सवाल कि इल्तुतमिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है उस पर ज़रा बातें करिए। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के बारे में अगर मैं चीज़ें बातें करूँ, तो जो कैबिनेट में लोग बैठा करते हैं, कैबिनेट में जो लोग बैठा करते हैं उसको हम लोग मजलिस, MAJLISIKHALWAT, खलवात, मजलिस एक खलवात के नाम से हम लोग जानते हैं। कैबिनेट में जो लोग बैठा करते हैं। उसी के साथ ही साथ हमारे सामने आप लोगों को मैंने कल ही बताया था कि मीर जिसको आप लोगों को दीवान अर्ज के नाम से मैंने बताया था, अर्ज के नाम से बताया था, जिसका मतलब आर्मी होता है। इनके ही दौरान में ये जो रैंक है उसको हम लोग मीर अर्ज के नाम से जानते हैं। अब ये लोग कौन हुआ करते थे दोस्तों, जो कि हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। वो हम लोग इनके दौरान में इनके एडमिनिस्ट्रेशन को चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ इस हिसाब से आगे आई थी दोस्तों, ज़रा ध्यान देते जाइएगा कि जो हमारे ये जो रैंक है कैबिनेट का वो समझ में आ गया आप लोगों को, मजलिस ए खलवात का। उसी के साथ ही साथ मीर अर्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे पास चीज़ें आती हैं SADRUSSUDUR के नाम से। जी जी बताइए बताइए। हाँ सर बताइए। ये जो मीरे अर्ज और दीवान अर्ज है सर, इसमें प्लीज डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस ये है, आप शायद कल की क्लास में थे, मुझे याद है। तो ये जो दीवान अर्ज का जो टाइटल है ये बलबन के द्वारा लाया गया था। और क्योंकि बलबन के द्वारा नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। उन्होंने मिलिट्री पर, आर्मी पर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये दीवान अर्ज का जो टाइटल है वो हम
उनके टाइम में मानते थे। लेकिन मीर ए अर्ज उसका मतलब भी सेम है, लेकिन ये जो टाइटल है वो हमारा इल्तुतमिश के ही टाइम में आया था। इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस पोस्ट का जो नाम है उसमें चेंजेस हैं। क्लियर है? ठीक है हाँ। सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। सदर उस सुदूर के नाम से SADR-US-SUDUR, ये जितने भी ये पोस्ट है वो होते थे जो कि चैरिटी वगैरह के जो हेड हुआ करते थे, उनको हम इस नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसी के साथ ही साथ और आगे बढ़ते हैं तो इल्तुतमिश के बारे में चीज़ें कुछ इस हिसाब से आगे आती हैं दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, इंडिया में नया कॉइनेज सिस्टम लाया था, यानी इंट्रोड्यूस न्यू कॉइन्स इन इंडिया, जो कि सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे और कॉपर के कॉइन्स हुआ करते हैं। तो सिल्वर के कॉइन्स को क्या बोलते थे इनके टाइम में दोस्तों, उनको टंका बोलते थे, और कॉपर को जितल के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी नाम याद रखने का एक तरीका बताता हूँ दोस्तों। कॉपर को हम लोग हिंदी में पीतल बोलते हैं, PITAL, अगर लिखना चाहे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो पीतल को जितल बना दीजिए, तो जो हमारे पास नाम उभर करके आएगा इसी हिसाब से देखने को मिलेगा। तो सिल्वर के जो कॉइन्स हैं इसे टंका बोलते हैं, और कॉपर्स के जो सिक्के हैं उनको जितल बोलते हैं। इसी के साथ ही साथ क्या आया था दोस्तों, इन्होंने एक अच्छा काम क्या किया था। आप लोगों ने कभी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी और ज़रूर पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो चलिए कोई बात नहीं, मैं चीज़ों को बताता हूँ। उस टाइम में इंडिया में आप लोगों को थोड़ा GENGHIS गंगेज खान का एक अटैक आ रहा था इंडिया में। उन्होंने क्या किया दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के टाइम फ्रेम में इल्तुतमिश ने दिल्ली को इनके एक आतंक से बचाया था। और उन्होंने क्या किया था, जो वहाँ के KHWARIZM ख्वाज़म जो हुआ करते थे उनको शेल्टर नहीं दिया था। अब ये जो ख्वाज़म कौन हुआ करते हैं, कल की क्लास में याद होगा तो मैंने बताया था चीज़ें आपको कि वहाँ के जो सीरिया के जो आप कह सकते हैं राजा हुआ करते थे, जिनको सेल्यूक्स के नाम से हम जानते हैं, 2 डिवीज़न बन करके आए थे। तो ये वही ख्वाजा की बातें हो रही हैं दोस्तों। तो इनके ही टाइम में ये यहाँ पे शेल्टर मांगने आए थे, लेकिन इनको मना कर दिया गया था। और जो गंगेज खान का आप कह सकते हैं कि आतंक आ रहा था, या फिर वो चाह रहे थे इंडिया पर अटैक करना, तो वो इन्होंने उस आतंक से हमारे दिल्ली को बचा लिया इल्तुतमिश ने। तो ये चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई थी। इनके टाइम में अगर किताब के बारे में बातें की जाए तो यहाँ पर जो किताबें उभर करके आई थी, वो जो राइटर हुआ करते थे, मिनहाज उस सिराज का नाम आता है, MINHAJ-US-SIRAJ। अब इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, इन्होंने तबाकत ए नासरी के नाम से किताब लिखी थी, TABAQUAT-I-NASIRI। फिर से बताता हूँ, TABAQAT-I-NASIRI। मिनहाज मिनहाज उस सिराज ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था तबाकत ए नसीरी। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी इल्तुतमिश के बारे में है, या फिर एक मान करके चलिए राइटर का भी जो कॉन्सेप्ट है, बुक्स का भी जो कॉन्सेप्ट है, वो साथ ही साथ आपका क्लियर होते जा रहा है। MCQ के फॉर्म में अगर कभी भी ये सारी चीज़ें आएंगी, आप लोगों से अभी छूट नहीं जाएंगी। अब ये बात अब अपने मन में बिठा लीजिए कि चीज़ें कितनी ही आराम से और कितनी ही रेलिवेंसी से चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। अगली जो हमारे पास रानी उभर करके आई थी वो थी रज़िया सुल्तान। और रज़िया सुल्तान के बारे में दोस्तों चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि शी वॉज द फर्स्ट और लास्ट वुमेन टू रूल दिल्ली सल्तनत, या फिर आप कह सकते हैं कि इतिहास में पहली ऐसी रानी हुआ करती थी, पहली और आखिरी रानी हुआ करती थी महिला के तौर पर अगर हम बातें की करते हैं तो रज़िया सुल्तान के बारे में अगर बातें करें तो उनका जो टाइम फ्रेम हुआ करता है वो 1236 से लेकर के 40 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता है। बहुत ही छोटे टाइम तक के लिए इनका जो साथ है वो हमारे दिल्ली को मिला था। अब यहाँ पर क्या हमारे सामने चीज़ें आती हैं कि आप लोगों ने ALTUNIA अल्तुनिया का और रज़िया का जो लव स्टोरी है वो सुना होगा, किस हिसाब से चीज़ें चली थी, खराब हो गई थी,
अभी आप लोगों में से कि कोई अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा होगा या फिर कर रहा था, तो आप बता सकते हैं इनका जो ताल्लुक था वो हरियाणा में क्यों था और कैसे हुआ करता था। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा दोस्तों। नहीं है कोई, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, इतना पता है कि रजिया सुल्तान को याद होगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि 40 का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, मन में सोचते जाइएगा। वही 40 लोगों के ही द्वारा रजिया सुल्तान को क्या किया गया था, वहाँ से हटा दिया गया था। उन लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी कि कोई महिला हमारे पास हमारे ऊपर रहे और वो रूल करे यहाँ पर, जिस वजह से इनको हटना पड़ा। बाद में ये लोग भाग रहे होते हैं, एक जंगल में जा रहे होते हैं, उसी जंगल में इनको मार दिया जाता है। वो जो जंगल है दोस्तों, हरियाणा का जो कैथल है, उसमें ये जो जंगल है वहाँ पर इनको मारा गया था। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ जितनी भी यूपीएससी की चीज़ें हों, स्टेट पीसीएस की चीज़ें हों या फिर किसी भी एग्ज़ाम की चीज़ें हों, सारी चीज़ें क्लियर हैं, मुझे सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, तभी मैं आप लोगों को हर एक चीज़ों के बारे में अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ें लेकर के जाता हूँ। तो इनका जो संपर्क है हरियाणा से या फिर हरियाणा पीसीएस में सवाल इस साल तो नहीं, 2016 में आया था दोस्तों। तो हरियाणा का जो कैथल गांव है, यहाँ पर इनको मारा गया था। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो जो रजिया सुल्तान के बारे में चीज़ें हमारे सामने इस हिसाब से आती है कि उनके एक स्लेव हुआ करते थे, एक उनके बंदी हुआ करते थे जिनका नाम याकुट हुआ करता था, YAKUT। ये वही याकुट है दोस्तों जिन्होंने इनको भगाने में हेल्प किया था और चीज़ें उस हिसाब से आई थी। इसके बाद ही रजिया सुल्तान पे दोस्तों इतना ज़्यादा सवाल नहीं आने वाला है, जिस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें उभर कर के नहीं आई थी। अब टाइम फ्रेम में याद रखिएगा दोस्तों, 1236 से लेकर के 1240 तक का टाइम फ्रेम हमारा रजिया सुल्तान का हुआ करता था। ये चीज़ें अभी जस्ट मैंने आपको करवाया। उसके बाद ही अगला जो शासक हमारे पास उभर करके आता है वो बलबन आता है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम देखिएगा दोस्तों, 1266 कहते हैं हिंदी में शायद इसे, 1246 से लेकर के आप ये कह सकते हैं 1246 से एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। हाँ, रजिया सुल्तान के बारे में अगर बातें की जाए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें इधर उधर नहीं रहती है, जिस वजह से हल्का सा कन्फ्यूज़न चलता रहता है, वो सबके साथ होता है। रजिया सुल्तान का टाइम फ्रेम 1236 से लेकर के 40 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता है। इसी के साथ ही अगले जो शासक उभर करके आते हैं हमारे पास में, वो गियासुद्दीन बलबन होते हैं। जियासुद्दीन कहिए, गियासुद्दीन कहिए, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो इनका जो टाइम फ्रेम हुआ करता है वो 1266 से लेकर के 86 तक हुआ करता है। अब यहाँ का टाइम फ्रेम देखिएगा दोस्तों, 40 से लेकर के 66 का जो टाइम फ्रेम होता है, लगभग 26 साल तक यहाँ पर एक पॉलिटिकल बहुत चीज़ें ख़राब चलती हैं, या फिर एक ये कह सकते हैं कि चीज़ें उभर करके अच्छे से नहीं आ पाई थी। तो इसी को बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने नसीरुद्दीन शाह का नाम सुना होगा। नसीरुद्दीन शाह हमारे एक रूलर हुआ करते थे, NASIRUDDIN। नसीरुद्दीन शाह हमारे पास रूलर हुआ करते थे, जिनका टाइम फ्रेम कहते हैं 1246 से लेकर के 66 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता है, इनको बिठा दिया जाता है। ये यहाँ के डिफेक्टो किंग हुआ करते हैं, DEFACTO, डिफेक्टो रूलर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब डिफेक्टो का मतलब क्या है दोस्तों, कुछ इसका जो रिलेशन है डिफेक्ट से लगाइए, चीज़ें वर्ड में ही तोड़िएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें मिलती जाएंगी। तो डिफेक्ट कहने का मतलब क्या है, ऑफिशियली तो ये किंग हुआ करता था, लेकिन इसको ऑफिशियल जितने भी राइट्स हैं वो लेने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब एक तरह से पपेट ही मान लीजिए कि चलो राजा के तौर पे ये सामने आ रहा है, लेकिन इसको कोई रूल या फिर कोई भी चीज़ें आगे बढ़ाने का जो एक परमिशन है वो नहीं मिलता है। तो डिफेक्टो रूलर के नाम से अगर किसी को जानते हैं तो वो नसीरुद्दीन शाह हुआ करते हैं, जो कि हमारे इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बाद बलबन का नाम लेते हैं। लेकिन बीच में हमारे पास जो किंग आते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, दिल्ली सल्तनत में हम ये मानते हैं या फिर किसी भी एम्पायर में कभी भी कहीं पर भी अगर कोई राजा नहीं हो
तो वो ये ऐसा मानते हैं कि बगल का जो एरिया है, एरिया 1 और एरिया 2, अगर सपोज़ करिए किसी रीज़न से एरिया 1 का राजा नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई, या फिर मान करके चलिए आप कह सकते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया में झांसी की रानी के साथ चीज़ें उभर करके आई थी कि कोई वारिस ही नहीं है इस एम्पायर का, तो डेफिनेटली जो आसपास के जितने भी इलाके होंगे वो इस पर कब्जा कर लेगा। इससे अच्छा यही है कि यहाँ पर किसी भी एक राजा को खड़ा कर दे ताकि चीज़ें हमारे सामने उभर करके आए। तो ये इसको भरने के लिए हमारे सामने चीज़ें उस हिसाब से आई थी कि गयासुद्दीन बलबन का एक तरह से कह सकते हैं बाद में चल के ये वज़ीर बन जाता है। यही जो हमारा नसीरुद्दीन शाह है, ये गयासुद्दीन बलबन का ये वज़ीर बन जाता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीज़ें इतनी ही आती हैं, इससे ज़्यादा हमारे सामने देखने को नहीं मिलती हैं। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में आप बातें करते हैं, तो अब ये हमारे जो राजा हैं वो भी एक हमारे कास्टिंग टीम से हुआ करते हैं, चीज़ें इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो 1266 से लेकर के 86 का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास देखा जाता है इनके ही द्वारा, या फिर इनका ही टाइम फ्रेम रहता है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आते के साथ ही सजदा का जो एक कॉन्सेप्ट है वो लागू किया था। इसी के साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि एक PAIBOS पैबोस का जो एक कह सकते हैं कि प्रचलन है वो स्टार्ट किया था। सजदा का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने कभी किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा कि एक राजा यहाँ बैठा रहता है और कोई अगर सपोज करिए इंसान आता है तो वो इसका जो हाथ है उस पर हल्का सा शायद किस करता है या फिर उसको चूमता है। वो देखा होगा किसी मूवी में, चाहे जोधा अकबर हो गया या फिर कोई सा भी हो गया। तो ये जो सजदा का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों कुछ इस हिसाब से आता है। और पैबोस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ ही इस प्रकार से आता है। वो लोग क्या किया करते हैं कि जो किंग का, राजा का या फिर रूलर का या फिर शासक का जो फीट हुआ करता है, पैर हुआ करते हैं, उस पर वो चूमते हैं, किस करते हैं। तो चीज़ें हमारे सामने इस हिसाब से आती हैं कि गयासुद्दीन बलबन के आते ही इन्होंने सजदा का जो कॉन्सेप्ट है और पैबोस का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि यार इल्तुतमिश के द्वारा 40 का सिस्टम रखा गया था। रजिया सुल्तान के ही टाइम में इस 40 जो लोग हुआ करते थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया तो बेचारी को मार दिया गया। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह आए तो जो पावर है वो 40 के ही ऊपर आ गया। अब इन्होंने आते के साथ ही क्या किया, इतना ज़्यादा 40 हो रहा था, इन्होंने इस 40 को ही ख़त्म कर दिया। तो मतलब विच किंग, आप ये कह सकते हैं कि ब्रोक द पावर ऑफ 40। तो जो उनका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारे जीबी भैया यानी कि जो गयासुद्दीन बलबन हो जाएंगे, उन्होंने ही चीज़ों को ख़त्म किया था। 40 का जो पावर हुआ था उन्होंने चीज़ों को हटा दिया। और उसी के साथ ही इसने ये कहा कि अब जितनी भी 40 की पावर हुआ करती है वो उसी के पास में हो, मतलब ही हिमसेल्फ वॉज द रूलर ऑफ दैट स्टेट, और जो भी डिसीजन लेगा वो खुद ही लेगा। उसी के साथ ही साथ गयासुद्दीन बलबन का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस डायलॉग ये है, वो ये कहता है, अपने आप को वो एक भगवान की परछाई मानता था कि मैं एक भगवान के ही द्वारा भेजा गया एक इंसान हूँ, या फिर इंसान नहीं, मैं खुद में ही एक भगवान हूँ। तो उसका जो अगला नाम हुआ करता है उसको हम लोग ज़िल-ए-इलाही के नाम से हम लोग जानते हैं। स्पेलिंग ज़रा ध्यान दीजिएगा, ZILL-IEILLAHI, ज़िल-ए-इलाही के नाम से हम जानते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इसका ओरिजिनली मतलब देखा जाए तो जो शेडो ऑफ गॉड होता है इसका मतलब ये हुआ करता है। और डिवाइन से चीज़ें जुड़ी हैं, मतलब ये अपने आप को ही एक भगवान की परछाई मानता था, तो ये खुद भी एक भगवान मानता था अपने आप को। तो चीज़ें इस हिसाब से आई। उसके बाद इसके जो काम है ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, इसने अपने रीजन में, अपने इलाके में स्पाइस का अपॉइंटमेंट करने की शुरुआत कर दी कि जो स्पाइस वगैरह होते हैं, जासूस वगैरह होते हैं, चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने देखने को मिलती हैं। इसी के बाद ही बलबन के बारे में अगर बातें करूं तो आयरन और ब्लड का जो पॉलिसी हमारे सामने उभर करके आया था वो इनके द्वारा ही लाया गया था। और इस पॉलिसी में क्या हुआ करता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का पार्षद हो, कहीं का एमएलए हो, कहीं का प्रेसिडेंट हो, वो किंग को कभी अपोज किसी भी काम में नहीं करेगा। बेसिकली देखा क्या जाता था, ये 40 का जो रूल है उसी को तोड़ने के लिए चीज़ें ये लेकर के आता है। अब ये यही सोचता है कि अगर मैं भगवान हूँ तो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए।
इसी के साथ ही जो इसका पावर हुआ करता था, ज़रा ध्यान देते जाइएगा, इसका जो एरिया है ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। मान सकते हैं कि वेरी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इसका हुआ करता था। तो कभी भी सवाल अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर आए तो आप ये चीज़, ब्लड और आयरन पॉलिसी के साथ ही साथ 40 का जो रूल है वो ब्रेक हो गया था। उसी के साथ ही साथ जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। उसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। इनका एक रूल हुआ करता था, ये कभी भी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करता था। ये सोचता था कि जो हमारा एरिया है वही फिक्स्ड लैंड है, हम इसी में अब भगवान बन के ही खुश रहेंगे, हमें आगे और हाथ पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉन एक्सपेंशन का जो रूल हुआ करता था वो भी इसी के द्वारा लेकर के आगे आए थे। उसी के बाद ही आगे देखते हैं कि इसने दीवान, अभी जस्ट मैंने एक पोस्ट बताया था दीवान ए अर्ज के नाम से मिलिट्री पावर के ऊपर, तो जो खिलजी का भी नाम लिया था, बलबन के ऊपर बातें बताई थी। तो ये बलबन के द्वारा चीज़ें आगे की गई थी। इससे पहले जो हमारा राजा हुआ करता था इल्तुतमिश, उसने मीर ए अर्ज के नाम से हम चीज़ों को जानते हैं। इसी के बाद ही आगे बढ़ते हैं तो बलबन के बाद में हमारे पास जो राजा आए थे और आखिरी किंग कहते हैं जिसको हम लोग कैकाबाद कहते हैं। के ए सर सर ये जो गॉड वाला आपने बोला था वो रिपीट कर दो प्लीज। एक मिनट। हाँ देखिए, गॉड का जो एक सिलसिला है, बलबन जब आए थे, गयासुद्दीन बलबन आए थे, उन्होंने खुद को भगवान की एक परछाई बताया था कि मैं ईश्वर के ही द्वारा भेजा गया हूँ, मैं खुदा के ही द्वारा भेजा गया एक बंदा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। आते के साथ ही उसने यही देखा कि इल्तुतमिश के ही टाइम में उन्होंने 40 का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा था। रजिया सुल्तान के टाइम आते ही उन्होंने क्या देखा कि इन्हीं 40 लोगों ने खुद को अपोज किया, मतलब इनको हटाने की पूरी कोशिश करी। नसीरुद्दीन शाह में भी देखा जाता है इन 40 ही लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस हुआ करता था। इन्होंने इन 40 लोगों को आते ही ख़त्म कर दिया, बोला कि यार ये 40-50 का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, मैं भगवान का एक भेजा गया दूत हूँ, मुझे अब सारी चीज़ों को खुद मैनेज करना है। इसी के साथ ही यही देखते देखते बलबन अपने आप को भगवान की एक परछाई मानने लग गया, मतलब एक कह सकते हैं शेडो ऑफ गॉड, जिसका नाम हम लोग जानते हैं जिल ए इलाही, ZILLI-ILLAHI, जिल ए इलाही इसको हम कहते हैं। और खुद ये कहता है कि अब मैं ये 40 लोगों की नहीं सुनूंगा, अब मैं इस पर रूल करूंगा। तब उसके बाद उसने जो ब्लड और आयरन और ब्लड का जो पॉलिसी है वो अप्लाई करके चीज़ों को आगे बढ़ाई थी। अब क्लियर है? यस सर। हाँ, तो चीज़ें हमारे सामने ऐसे ही आती है और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से रखिएगा, पढ़ते जाइएगा, चीज़ें आगे बढ़ाते जाइएगा। तो हमारे आखिरी जो राजा उभर करके आते हैं, बलबन पर बातें हो गई, इल्तुतमिश पे बातें हो गई, रजिया सुल्तान पे बातें हो गई। अब हमारे सामने पूछा जाता है, वैसे तो आखिरी राजा कभी भी दिल्ली सल्तनत के किसी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी में पूछा नहीं गया है। अगर यूपीएससी के बारे में पूछे तो स्टेट पीसीएस में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, उनके पास और कोई काम तो है नहीं। तो ये ज़रा ध्यान देते जाइएगा, जो यहाँ का आखिरी राजा हुआ करता था उसका नाम कैकाबाद हुआ करता था, KAIQUABAD। अब इनके टाइम में क्या देखा जाता था दोस्तों, इनका जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो 1200 मतलब 1287 से लेकर के 90 तक के जो टाइम फ्रेम है वो इनका टाइम फ्रेम हुआ करता था। इनके ही दौरान में चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं दे रखी हैं, तो इसके बाद ही नाम के अलावा और टाइम के अलावा हमें और कुछ इनमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली डायनेस्टी के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला डायनेस्टी है वो खलजी डायनेस्टी कहिए, उसको खिलजी डायनेस्टी कहिए, वो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी अपने अपने शौक़ हैं, क्या आप कहते हैं। इसका जो टाइम फ्रेम हुआ करता है वो 1291 से लेकर के 1320 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता था। इसमें जो राजा उभर करके आते हैं दोस्तों, वो पहले जो राजा हुआ करते थे वो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से, जिनको हम लोग जेके लिखते हैं जम्मू कश्मीर, वो आया करते थे। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अगर बातें करूं तो 1291 से लेकर के 96 तक का टाइम फ्रेम इनका हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ इनमें एक किताब है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी क्योंकि वो किताब अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, AMIRKHUSURO। आप लोगों ने इसका नाम काफ़ी सुना होगा, काफ़ी फेमिलियर भी नाम है इसका। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसका नाम था मुफ्ताक, MUFTAH, मुफ्ताक
उल FUTOOH। मुफ्ताक उल फतूख एक किताब का नाम है और ये इनके ही द्वारा लिखी गई थी। और ये इनके टाइम में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई अगर किताब लिखी गई थी या फिर अमीर खुसरो के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, तो वो मुफ्ताक उल फतूख के नाम से किताब है, वो लिखी गई थी। अगले जो हमारे रूलर आते हैं दोस्तों, हमारे AK-47 जिनका नाम मैंने रखा है प्यार से, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से चीज़ें आती हैं। तो ये इनके भतीजे, ये इनके नेफ्यू प्लस इनके सन इन लॉ हुआ करते थे। सन इन लॉ कहने का मतलब इनके दामाद हुआ करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी इनके भतीजे और उसी के साथ ही साथ दामाद हुआ करते थे। तो इनके बारे में पढ़ना यही है कि चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताते जाता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी के अगर बारे में बताऊँ तो 1296 से लेकर के 1316 तक का टाइम फ्रेम इनका हुआ करता था। इन्हीं के साथ ही साथ मैंने अभी जस्ट बताया कि नेफ्यू और सन इन लॉ दोनों हुआ करते थे, ये किसके, जलालुद्दीन खिलजी के। इसी के साथ इन्होंने आर्मी पर बहुत ज़्यादा काम किया। मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि अगर सबसे लार्जेस्ट और सबसे कह सकते हैं कि लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी के तौर पर किसके शासन में चीज़ें आई थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम में चीज़ें सबसे ज़्यादा दर्शाई गई थी। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया था, इन्होंने दिल्ली में सैनिकों को भर दिया था। मतलब ये कह सकते हैं कि एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी के हो, जो अभी जस्ट मैंने बताया, वो दिल्ली के ही आजू बाजू में सारी चीज़ों को घेर करके खड़े रहते थे हर टाइम। तो स्टैंडिंग आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो इनके ही द्वारा लाया गया था। उसी के साथ ही साथ इन्होंने दूसरा एक सिस्टम जिसको दग सिस्टम कहते हैं या फिर दग सिस्टम के नाम से जानते हैं, या फिर दाग सिस्टम कहते हैं, DAGH, सबसे आसान नाम है। दग कहिए, लिखते दग हैं, बोलते दाग है। तो दाग सिस्टम को इन्होंने लागू किया। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, इनका नाम ये होता है कि हॉर्सेस का जो ब्रांडिंग होता है वो ये किया करते थे। मतलब हॉर्सेस को ब्रांड, मतलब एक तरह से किस ब्रांड के हैं, कैसे हैं, या फिर एक थप्पा के तौर पे, दाग के तौर पे लगा दिया कि यहाँ ये राजा का घोड़ा है, या फिर किसके, सारी चीज़ों को, मतलब ओवरऑल ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस की बातें अगर होती हैं तो ये इनके टाइम में ही लागू की गई थी। उसके बाद ही अगला जो इनका कार्यक्रम हुआ करता था उसको हम लोग हुलिया के नाम से जानते हैं। HOOLIYA हाइफन, उसका नाम चेहरा भी है, CHEHRA। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि हम लोग एक तरह से मानते हैं फेस डिस्क्रिप्शन का जो तौर है वो उभर करके आते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ कि एक आर्मी है, इन्होंने क्या करा, अपना सबका जो फेस है वो सिमिलर कर लिया। मतलब एक पेंट वगैरह कर लिया, या फिर आप कह सकते हैं कुछ बांध लिया जिससे कि सारे लोग एक जैसे दिखे। और इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, ये एक तरह से जो आर्मी का करप्शन है वो हटाता है। अब ये कैसे हटाता है दोस्तों, अगर मान करके चलिए ये जो एक बंदा है, ये किसी पॉलिटिशियन का लड़का है और आर्मी में है, तो ये इनको लोग चाहेंगे कि ज़्यादा ऊपर लेकर के आए। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी जो डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, वो ना होने के लिए इन्होंने इस सिस्टम को लागू किया था। उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने पहली बार जो आर्मी का जो सैलरी है, या फिर जो जितने भी सोल्जर्स हमारे हुआ करते थे, उनकी सैलरी कैश में इन्होंने कराई थी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन्होंने एक्सपेंशन की जो थ्योरी है उसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया था। इन्होंने कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एरिया में कैप्चर किया था। कैप्चर कहने का मतलब गुजरात की बातें होंगी, रणथंभौर के बारे में बातें होंगी, मेवाड़ के बारे में बातें होंगी। उसी के साथ ही आगे बढ़ते मालवा के बारे में बातें की जाती हैं, जलोढ़ के बारे में बातें की जाती हैं, चित्तौड़गढ़ के बारे में बातें की जाती है। ये वही चित्तौड़गढ़ का किला है जहाँ पर वो पद्मावत मूवी का जो टाइमलाइन है वो किया गया था। तो इन सारी जगहों को अपने अंडर में रखने के बाद में आखिरी में चीज़ें किस हिसाब से चलती हैं, तो आप लोगों को मूवी याद आ रही होंगी। तो उसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, इनके ही सामने, इनके ही टाइम में काफ़ी एक फेमस हमारे पास इनके एक स्लेव हुआ करते थे जिनका जिक्र मूवी में भी है, MK मलिक कफूर के नाम से फेमस हुआ करते थे। मलिक कफूर का नाम आता है दोस्तों, उसको हम लोग 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, इन्होंने इसको 1000 दिनार में ख़रीदा था, जिस वजह से ये 1000 दिनारी में इनका नाम हुआ करता है। थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, मेरा बड़ा मन कर रहा है बताने का। ऑप्शनल में, हिस्ट्री ऑप्शनल में दोस्तों, किसका अगर होगा तो ज़रूर बताइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, सुनते जाइएगा, मज़ेदार हल्की सी कहानी है। मलिक कफूर के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, ये हमारे इंडिया से हुआ करते थे।
किसी ने कभी सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। मलिक कफूर का जो ओरिजिन है हमारे इंडिया के गुजरात से हुआ करता था, और फिर स्लेव का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारे इंडिया से बाहर लेकर के जाते थे, फिर वहाँ जा कर के बेचते थे दिनार वगैरह में ख़रीद करके। तो ये सारी चीज़ें स्लेव का जो कॉन्सेप्ट है उभर करके आती हैं। तो ये ऑप्शनल में चीज़ें हैं, और एक बार क्वेश्चन भी इस हिसाब से आया था वहाँ पर। तो उनका इसके हिस्ट्री ऑप्शनल है सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने ज़रूर, यस सर। है ना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, मलिक कफूर का जो ओरिजिन है ये गुजरात से हुआ करता था इंडिया के। और अगर नहीं भी अगर है तो कोई बात नहीं, याद रखिए एक आपका एमसीक्यू अगर आता भी है तो वो सॉल्व हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में, इनके कहाँ से कहाँ तक इन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को आगे बढ़ाई। अब बातें करते हैं थोड़ा इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर, या फिर जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे चीज़ें लेकर के आते हैं। इनको कहा जाता है कि लैंड के मेजरमेंट में, और उसी के साथ ही साथ एक स्टेट को कितना फिक्स एरिया मिलना चाहिए, या फिर एक इंसान के पाले में कितना एक फिक्स लैंड आना चाहिए, वो इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड। याद रखते जाइएगा दोस्तों। अब सवाल यहाँ पे मन में आ रहा होगा कि सर एक आपने पहले भी इक्तदारी सिस्टम बताया था, वो इससे कैसे अलग है। तो इक्तदारी सिस्टम का जो सारा कंटेंट जाता था दोस्तों, वो मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ में जाता था, उनके पास में चीज़ें रहती थी। चीज़ें वहाँ से रेवेन्यू आए, जहाँ से प्रॉफिट आए, शेयर मिले, ये इनके हाथ में हुआ करती थी। वो मेजरमेंट के तौर पर उतना एक्यूरेट नहीं माना जाता था, क्योंकि हमारे पास अलग अलग इंचार्ज बैठा करते थे उसके ऊपर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो इनका जो भी लैंड का मेजरमेंट हुआ करता था वो फिक्स हुआ करता था। इन्होंने चीज़ों को इस हिसाब से आगे बढ़ाया कि मान करके चलिए जो एक शेयर मिलना है, या फिर अब मान करके चलिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है, इसने कह दिया कि ये जो लैंड है इसका जो शेयर है वो मेरे द्वारा ही फिक्स किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड, मतलब जितनी भी ज़मीन है उसको अपने अंडर इन्होंने कर लिया। इसी के साथ ही साथ एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, इनके ही द्वारा एक काम किया गया था जिसको हम लोग खरज का टैक्स कहते हैं, KHARAJ। तो खरज का जो टैक्स हुआ करता था, इट वॉज इंक्रीज्ड बाय 50% एट दैट टाइम, काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। और आपको कल की दीवान की क्लास याद होगी, दीवान के ऊपर जितने सारे रैंक्स आए थे सबको मैंने करवाया था, और वो शायद 8-10 के आसपास होते थे टोटल। तो दीवान ए आप लोगों को पता होगा, मुस्ताक राज, MUSTAKHRAJ, कल टेबल बनवाया था मैंने, वो उसको पलट करके देखिएगा। तो दीवान ए मुस्ताक राज का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये हमारा रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करता था, मतलब रेवेन्यू IRS ऑफिसर हुआ करता था। मान सकते हैं कि अगर चीज़ें रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर हो, लैंड डिपार्टमेंट पर हो, तो उस पर चीज़ें इनके अंतर्गत चीज़ें हो करके जाती थी। इसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया था। अब परिवर्तन कैसे किया था दोस्तों, मार्केट की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे आप कह सकते हैं घर का राशन हो, सारी चीज़ें हो, उनका एक जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया था। प्राइस फिक्स करने के बाद में क्या होता है दोस्तों, कहीं भी चीज़ें एक समान ही रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी और जगह जाओ तो उसका वैल्यू अलग हो जाए, ऐसा इनके टाइम में नहीं देखा जाता था। उसी के साथ ही जितनी भी सारी मार्केट की चीज़ें हैं, इट वॉज ऑल कंट्रोल्ड बाय शाहना, SHAHNA। क्लियर है, चीज़ें आराम आराम से लिखते जाइएगा। अब मार्केट की चीज़ों को इन्होंने काम किया, मार्केट की चीज़ों पर इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो प्राइस फिक्स होने के बाद हमारे पास ये कह सकते हैं टैक्स वगैरह पर बातें करने के बाद इन्होंने वेट और मेजरमेंट को एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिया कि जो अब नए नए जो वेट्स हैं, नए नए जो मेजरमेंट है, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। चीज़ें काफ़ी अच्छे से उनके दौरान में इसको अगर देखा जाए तो चल पा रही होंगी। इसी के साथ ही साथ दीवान के ही कॉन्सेप्ट में कल की ही क्लास में मैंने आप लोगों को एक दीवान ए डी, सर ये he made lot of changes in market, सर इसको क्या टर्म लिखा था? एसेट्स से कुछ। एक मिनट ये स्लाइड ना मैं अब मिटाया नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, अब
वो ढूंढना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, एक बार ज़रा फिर से बताइए, मैं चीज़ों को कोशिश करूँगा कि याद आ जाए। सर he made lot of changes in market. ठीक है। शाहरा, शाहरिया सर। शाहना, ये आ गया, ये यस कॉन्सेप्ट सर। आ गया। SHAH, मतलब इसका जो नाम है नहीं है, ये बेसिकली ये है कि एक मार्केट में जितना हेड है, मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है तो वो शाहना कर रहा है। मे बी ये एक पोस्ट होता होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऑफिसर हुआ करता होगा सुपरवाइजर के तौर पे, जो मार्केट की चीज़ों को देख रेख करता होगा। यस सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने वेट्स और मेजरमेंट पे काम किया, इन्होंने मार्केट की चीज़ों पे काम किया, और फिर उसके बाद इन्होंने टैक्स पर काम किया। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं दोस्तों, इनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी होती जा रही थी। अब जहाँ की इकोनॉमी अच्छी है वहाँ पर आर्मी ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी, क्योंकि उनके पास रिसोर्स है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, तो वो आर्मी पे ही सबसे ज़्यादा काम करेंगे। और ये हमारे खिलजी भाई का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि लड़ो और मरो। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ज़्यादा एरिया है इनके द्वारा अगर कैप्चर करने को बोला जाता तो ये पूरी धरती ही कैप्चर कर लेते, इनके पास इतनी ज़्यादा आर्मी हुआ करती थी। तो इन सारी चीज़ों में देखते हैं दोस्तों, वेट्स और मेजरमेंट का या फिर इकोनॉमी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर इकोनॉमिक्स में भी ऐसे सवाल आते हैं, एग्रीकल्चर को बेस मानिए, आप कह सकते हैं कि चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं, तो इनमें अगर इन सारी चीज़ों का भी अगर आप लोग आइडिया लिख देंगे तो वो एग्जामिनर सोचेगा ही कि इसको हर एक सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज है। उसके साथ ही साथ मार्केट की चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास, याद होगा कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, दीवान ए रियासत के नाम से एक RIYASAT रियासत के नाम से एक पोस्ट उभर करके आया था, जो कि मार्केट का सुपरवाइज़र के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक हेड होता था जो मार्केट की चीज़ों को चेक करता रहे। उसी के साथ ही साथ अभी जस्ट मैंने आपको बताया शाहना, SHAHNA, शाहना उसका नाम मंद हुआ करता था। अब मंद का नाम है MAND, तो उससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि मंडी से जो भी जिक्र है, या फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट से जो इसका ताल्लुक हुआ करता था। तो ये जो दो पोस्ट है ना दोस्तों, ये जो दो पोस्ट है, ये मार्केट की चीज़ों को चेक किया करता था। आई होप अब इसमें किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट नहीं होगा। तो जो भी मार्केट की चीज़ें हैं, कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आती जा रही हैं। अब इनके बाद क्या किया गया था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हुआ करती थी, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। ये इतना भी बुरा दिल से नहीं हुआ करता था जितना बुरा रणवीर सिंह ने दिखाया था हमारी मूवी में। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आते के साथ ही अगर किसी राजा का इतना ज़्यादा नाम है और हम उसके नाम से आज भी कांपते हैं और डरते हैं कि चीज़ें, इतना पावरफुल वो कैसे हुआ करता था, तो ज़रूर वो उतना ख़राब नहीं हुआ करता होगा, वो लोगों को भी पसंद आता होगा, ज़रूर, ये नेचुरली बात है दोस्तों। तो हमारे पास चीज़ें आती हैं। उन्होंने क्या काम किया था कि जितने भी कह सकते हैं कि रिलीजियस पर्पस से जो लोग आया करते थे उनके पास में, उनको अगर ज़मीन चाहिए तो लो भैया, तुम्हें ज़मीन तुम्हारी मिल गई, जाओ इसमें मंदिर बनवाओ, इसमें चैरिटी हाउस बनवाओ, इनमें जो बनवाओ तुम्हारी मर्जी है। तो एक कह सकते हैं कि फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड फॉर द रिलीजियस पर्पस, चीज़ें इस हिसाब से आती हैं। दूसरे नंबर पे चीज़ें हमारे सामने आती है, इन्होंने स्पाई सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा विकसित कर दिया था। स्पाइस रखे थे, जासूस रखे थे। अब मालवा का जो इलाका है और उसी के साथ ही एक रणथंभौर का इलाका है, तो ये यहाँ पर जितने भी अलग अलग इलाके में पहले अपने स्पाइस भेजा करता था, अपने जितने भी एजेंट हुआ करते थे उनको भेज करके चीज़ें चेक करता था कि उनका राज्य कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है। मतलब एक चीज़ को हराने के लिए, एक चीज़ को जीतने के लिए, एक चीज़ पर जीत हासिल करने के लिए वो पहले उसके बारे में पढ़ता था कि चीज़ें, उसकी जो सिग्निफिकेंस कैसे हुआ करती थी, और वो सारी चीज़ें इनके स्पाइस किया करते हैं। और वही मैंने कल भी एक एग्जांपल लिया था कि अगर यूपीएससी को आपको हराना है तो यूपीएससी के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे दुश्मन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है उसको हराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी एरिया इसने जीती, इनमें ये अपने पहले स्पाइस भेजा करता था, उसके बाद चीज़ों को ये आगे बढ़ाया करता था और फिर इस पर जीत हासिल कर लेता था। तो इन्होंने क्या किया, स्पाई सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से किया। इसी के साथ ही साथ आज के हमारे बिहार में क्या चल रहा है दोस्तों, शराब की बंदी चल रही है। उनके ही टाइम में भी जो चीज़ें थी, प्रोहिबिशन ऑफ वाइन, यानी जो वाइन हुआ करते थे वो प्रोहिबिटेड हुआ करते थे।
कोई भी जो एरिया है, उनका इलाका है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बंद हुआ करती थी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो हमारे साथ क्या हुआ करता था, इंटर कास्ट मैरिज पर बातें की गई हैं, वो इनके परमिशन के बिना अलाउ नहीं किया जाता था। और इंटर कास्ट मैरिज आप लोगों को पता है चीज़ें किस हिसाब से होती हैं। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है दोस्तों, इंटर कास्ट मतलब मैरिज के बारे में बातें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी में दर्शाती हैं। ऐसा भी नहीं दे रखा है कि इनके टाइम में अलाउंस नहीं था, बेशक इनके टाइम में चीज़ें अलाउड थी, लेकिन इनके परमिशन के बिना चीज़ें हम नहीं कर सकते थे। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे दोस्तों। तो 5वें नंबर पे जो चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं, ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। जितने भी नोबल्स हुआ करते थे, नोबल्स कहने का मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे जो जिनको काफ़ी अच्छा समझ है, उनको किसी भी सोशल गैदरिंग में आने का परमिशन नहीं हुआ करता था। क्लियर है। इसी के साथ ही साथ मार्केट कंट्रोल है, चीज़ें हमारे सामने उभर करके आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें 5-6 पॉइंट इनके बारे में लिखिएगा। कभी भी इनके ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से अब सवाल आ जाए, इकोनॉमिक से सवाल आ जाए, कहीं से भी आ जाए, अब आप लोग इसको नहीं छोड़िएगा, इसकी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। अब बातें करते हैं थोड़े इनके मॉन्यूमेंट्स के बारे में, चीज़ें क्या क्या इनके द्वारा बनवाई गई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉन्यूमेंट्स में जब भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो इनके द्वारा 2 मॉन्यूमेंट बनवाया गया था, जिनका पहला जो मॉन्यूमेंट हुआ करता था, जिसको हम लोग अलाई फोर्ट के नाम से जानते हैं, ALAI स्पेस FORT। ये कहाँ हुआ करता है दोस्तों, ये राजस्थान में हुआ करता है, लिखते जाइएगा साथ साथ। उसी के साथ ही साथ अलाय 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 अलाय, तो इससे कुछ एक रिलेशन आ रहा है। चीज़ों को देखिए, मैं इसी हिसाब से याद करता हूँ, एक वर्ड 4-5 बार 10 बार बोलता हूँ, चीज़ें रिलेट कहीं ना कहीं करती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है दोस्तों एक डिक्शनरी की तरह है, लेकिन एक उलझी हुई डिक्शनरी है। चीज़ें हमें सारी पता है, लेकिन इसको कोई सिस्टमैटिक चीज़ें पता नहीं है, जिस हिसाब से चीज़ें उलझ के ही रह जाती हैं। तो अलाई से हमारे पास अगर 4 बार बोलिएगा तो आप लोगों को अलाई दरवाज़ा का भी नाम याद आ जाएगा, ALAI स्पेस DARWAZA, अलाई दरवाज़ा का नाम आ जाएगा, जो कि ये कह सकते हैं कि जो कि इंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार है। क्लियर है दोस्तों। इसी के दौरान में 7वें पॉइंट पर इसको मन कर रहा है तो मॉन्यूमेंट को लिख लीजिए। 8वें पॉइंट की अगर मैं बारे में बातें करूं दोस्तों, तो इनके ही दौरान में अमीर खुसरो हुआ करते थे। अब किताब उन्होंने लिखा जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में, लेकिन एक चीज़ ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, जितनी भी अलाउद्दीन खिलजी से सीखने वाली बात ये है, जलालुद्दीन खिलजी की जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, वो ये सीख करके अपने जो कोर्ट वगैरह है, अपना जो शासन जहाँ पर रीजन है, उनमें ये यूज़ किया करते थे। तो अमीर खुसरो ने उस टाइम में किताब लिखी थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिया और एक अच्छे दर्जे पे बिठाया, तो इसके ये कोर्ट पोइट बन गए। तो अमीर खुसरो, आप कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोइट कौन हुआ करते थे, तो वो अमीर खुसरो हुआ करते थे। इसी के सामने सामने हम अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा और बातें करते हैं। तो ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कव्वाली। अब कव्वाली क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने कव्वाली सुना होगा कि एक हमारे मतलब जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, कव्वाली कहने का मतलब आप कह सकते हैं एक आइडिया, जैसे जो लोग बैठ करके कव्वाली वगैरह गाने गाते हैं, जैसे जो हमारे मुस्लिम भाई वगैरह हुआ करते हैं, तो मस्जिद में चीज़ें काफ़ी अच्छी चलती हैं, जहाँ पे शेर व शायरियाँ हुआ करती हैं। तो ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कव्वाली। क्लियर है दोस्तों। उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो अमीर खुसरो के द्वारा ही चीज़ें लिखी गई थी। एक किताब हमारे पास आई थी जिनको जानते हैं, जिसको हम तुगलकनामा के नाम से जानते हैं, TUGHLAQNAMA। और ये जो किताब है तुगलकनामा, ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में लिखी गई थी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो इन्होंने एक काम किया था दोस्तों, सिरी का फोर्ट हुआ करता है, SIRI, सिरी का फोर्ट हुआ करता है, इसने इनको ढूंढा था, मतलब ही फाउंडेड द सिरी फोर्ट। और उसी के साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि दिल्ली का जो राज्य है, दिल्ली की जो सारी चीज़ें हैं, उसको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दर्शाया गया था उस टाइम पे। तो क्लियर है तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो बताइए, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं।
यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, चीज़ों को आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आज थोड़ा छुट्टी का दिन है और चीज़ें ज़्यादा ना हो जाए। तो यस सर। जो दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम है, इसमें आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड कैसे होता है, चीज़ें किस हिसाब से आगे आई थी। उसी के साथ ही साथ ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने जो डायनेस्टी है, पहली डायनेस्टी ममलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, उसको पढ़ा। उसी के साथ ही साथ के यानी खिलजी, अभी हमारे पास संस्कृत कंप्लीट कल होगा, टीप कल आएगा। फिर कल मैं कोशिश करूँगा पूरी हमारी जो तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत है उसको मैं ख़त्म करके फिर हम अगली क्लास में फिर मुगल वगैरह पर बातें करते करते चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इन सारी चीज़ों में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट?